हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको इसमें बहुत सारे जो ट्रिक्स हैं वो भी बताया जाएगा और ये पूरा वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस टॉपिक से फ्रेंड्स एग्ज़ाम में कम से कम तो 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं द्विघात समीकरण से। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। एन इक्वेशन व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड where a, b and c are real numbers and a does not equal to 0 is called quadratic equation। कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का होगा फ्रेंड्स, जहाँ ए का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, बी या सी आपका 0 हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ए, बी और सी वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, रियल नंबर। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपका द्विघात समीकरण है। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो स्क्वायर का टर्म आएगा, तो इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो क्यूब का टर्म आएगा। क्लियर है, क्यूब वाला टर्म इधर भी होगा, क्यूब वाला टर्म इधर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्यूब वाले एक्सपेंशन में आपको स्क्वायर का भी टर्म मिलेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। क्लियर है फ्रेंड्स, इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो इधर स्क्वायर बनेगा 2x स्क्वायर और इधर है 1x स्क्वायर, माइनस हो जाएगा तो फिर भी एक एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये एग्जाम्पल्स देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा और इधर भी एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका पावर अगर ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर ही 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है नोट में, द्विघात समीकरण के घात का जो मान होता है वो भिन्न या फिर ऋणात्मक या दशमलव में नहीं हो सकता, केवल धनात्मक पूर्ण संख्या ही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण के शून्यक या मूल, जीरोज ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं या शून्यक होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। पहला रिलेशन है मूलों का योग, यानी मूलों का योगफल होता है फ्रेंड्स माइनस बी बाय, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो देखिए यानी अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जा रहा है, ये होता है माइनस बी बाय ए, बी का मान 7 माइनस 7 बाय ए का मान 1, तो वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स -7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाय ए। सी का मान कितना दे रखा है, -3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं फ्रेंड्स। द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो। मान लीजिए मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों दिया हुआ है, तब आपसे पूछा जाएगा कि इक्वेशन क्या होगा। तो आपको याद रखना है इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। क्लियर है फ्रेंड्स। हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या हम लोग अभी देखें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर, अब देखिए मूलों का योगफल दे रखा है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। हम मूलों का गुणनफल दे रखा है 2 बराबर क्या होगा 0। यही आपका इक्वेशन हो गया। क्लियर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल क्रमशः 1 एवं 3/2 हो। देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, वहाँ पर मूलों का योगफल तथा गुणनफल दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में अलग अलग सिर्फ मूल दे रखे हैं। एक मूल है अल्फ़ा 1 और दूसरा है बीटा 3/2। ठीक है, तो देखिए इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। क्लियर है। वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान 1 है, 1 प्लस बीटा का मान 3/2 है, इंटू का एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 इंटू 3/2 बराबर क्या होगा 0। क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 एक्स बटा 2 प्लस 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/2 ही होगा बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 2 होगा, दिख रहा है आपको। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको डिफरेंस पता चला। वहाँ पर क्या दे रखा था, मूलों का योगफल, तो डायरेक्ट इसके जगह पे एक वैल्यू पुट कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दे रखा है अल्फ़ा एवं बीटा, तो अलग अलग जगह पे वैल्यू रख दिए। ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मूल वाला, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2 और 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, आपको 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 3 2 जा कितना होगा 6। अब हम लोग क्या करते हैं, 6 का फैक्टर निकालते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स हो गया। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा एवं बीटा 2 होते हैं, मूलों की संख्या 2 होते हैं। अब इसमें से हमको 2 ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना होगा जिसका प्रोडक्ट 3 2 जा 6 यानी कि 6 होना चाहिए। 1 और 2 लेंगे तो कभी भी 6 नहीं होगा प्रोडक्ट, 2 और 3 लेंगे तो इसमें प्रोडक्ट 6 हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, अब देखिए जब भी आप
मूल ज्ञात कीजिएगा तो आप हमेशा जो है एक्स स्क्वायर का अगर कोई कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड कर दीजिएगा। अगर कोफिशिएंट 1 है तो फिर आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से हम दोनों में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, कट के 1, और ये क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है। आपको चाहिए अल्फ़ा और बीटा। अब क्या कीजिए, दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस में। एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड। प्रोडक्ट देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 6 हो गया, लेकिन आपको -5 भी लाना है। तो -5 लाने के लिए पहले से दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, -2 और -3। अब 2 से डिवाइड कर दिए तो ये -1 हो गया और ये हो गया -3/2। अब अल्फ़ा और बीटा लाने के लिए आपको इन दोनों का साइन बदल देना है। ये +1 हो जाएगा और ये +3/2 हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। ये रूट्स दोनों कैलकुलेट हो गए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन हैं मूल पे बेस्ड, वहाँ पे आपको ज़रूर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इक्वेशन क्या है, 6x² - x - 2 = 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 12। तो हम लोग क्या करते हैं 12 का फैक्टर निकालते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। क्लियर है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, इसमें से कोई 2 वैल्यू सेलेक्ट करना है आपको कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो 1 और 2 होगा नहीं, 2 और 3 भी नहीं होगा 12, 3 और 4 होगा 12। ठीक है, 3 और 4 होगा 12। अब देखिए यहाँ पे आप कहिएगा 6 और 2 भी 12 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 6 2 जा 12, लेकिन 6 में 2 माइनस कीजिएगा तो 4 बचेगा, या जोड़िएगा तो 8 आएगा, जबकि हमें -1 लाना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका बात करते हैं 12 और 1 का, तो प्रोडक्ट तो 12 आ रहा है, लेकिन माइनस कीजिएगा तो 11 और जोड़िएगा तो 13 आएगा, जो कि ये भी नहीं हो रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 12। अब 4 - 3 क्या आएगा 1। ठीक है। अब माइनस लाना है हमको -1, तो इसको माइनस में रखते हैं, इसको प्लस में रखते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हमें क्या चाहिए, अब यहाँ भी देखिए x² का कोफिशिएंट है, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं 6 से दोनों में। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया -2/3। ठीक है। हमें अल्फ़ा और बीटा चाहिए, तो दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा +2/3। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 3x² - 2√6x + 2 = 0 का मूल ज्ञात करना है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या होगा 6 होगा, 6 का फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 और 6। अब देखिए 1 और 2 का मल्टीप्लाई 6 नहीं होगा, 3 और 2 का भी 6 नहीं होगा, 6 और 1 का मल्टीप्लाई 6 होगा, लेकिन 6 + 1 7 हो जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा, जबकि हमें 2√6 लाना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रूट रिपीट करेगा फ्रेंड्स। ठीक है। इसको हम ले लेते हैं 6 और 6। अब हमें रूट में लाना है तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों को रूट में लिख देते हैं। ठीक है। अब माइनस चाहिए हमको, तो दोनों में माइनस लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब x² का कोफिशिएंट यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करते हैं x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे। और √6 को हम लिख सकते हैं √3 × √2 बटा 3, यहाँ भी वैसे ही लिखते हैं बटा 3। अब √3 से परम्यकरण कर देते हैं, ऊपर भी नीचे भी, इसमें भी कर देते हैं फ्रेंड्स। √3 × 3 3 हो गया और 3 ये कट जाएगा, √3 √3 3 और 3 नीचे है, कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्या बचा √2/√3 √2/√3 √2/3 √2/3। अब ये दोनों माइनस में है, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी। अल्फा बीटा निकालने के लिए दोनों का साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखिए, पहला अगर संख्या x मान लेंगे तो दूसरा क्या होगा, x+2 होगा। इसका भी वर्ग दोनों का योगफल कितना है, 290 दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए विषम है, विषम धनात्मक पूर्णांक। अगर हम आपके पास अगर एक विषम संख्या 1 है तो दूसरा विषम संख्या 3 होगा, अगला विषम संख्या 5 होगा। आप देख रहे हैं सबका डिफरेंस, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, तो हमेशा एक अगर x होगा तो दूसरा x+2 होगा। x+1 कभी भी नहीं लिखिएगा, वो लगातार होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उसका मूल ज्ञात कीजिए, फिर आंसर कैलकुलेट कीजिए। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाय ऑप्शन सॉल्व करना होगा इस तरीके के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। बी नंबर 11 का स्क्वायर करते हैं और उसमें जोड़ देते हैं 13 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 169 कितना हो जाएगा, 290। तो देखिए 290 ही दे रखा था, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, निगेटिव में भी निगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों अगर जब इसमें आ गया तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसमें तो आएगा नहीं। आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए बाय ऑप्शन, पूरा इसको डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 स्क्वायर मीटर अधिक है। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई आयताकार पार्क है इस तरीके से, आपको दिख नहीं रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चन कटेगा आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए, ये पार्क हो गया आपका आयताकार और इस पर समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इसका जो इसमें जो बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। अगर हम लंबाई x मान लें, x मीटर, तो चौड़ाई क्या होगा, x-3 मीटर। क्लियर है, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का भी आधार तो यही है, दोनों पैरेलल है, तो ये भी हो जाएगा x-3 मीटर। क्लियर है, इसकी ऊंचाई दे रखा है फ्रेंड्स 12 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल, तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई x है और गुना चौड़ाई कितना है, x-3। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो 1/2 गुना आधार, आधार क्या है x-3 गुना शीर्षलम, शीर्षलम क्या है 12। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है आपको। देखिए आगे इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक है। मतलब इसका क्षेत्रफल इससे 4 वर्ग मीटर अधिक है, तो हम इसमें 4 जोड़ देते हैं। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 6 से x² माइनस 3x बराबर 6x माइनस 18 प्लस 4, इधर ले आइए, माइनस 9x माइनस 14, इधर आ जाएगा प्लस 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, फैक्टर कर देते हैं। 7 दूना 14, यहाँ से x का मान 2 वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, एक 7 और एक 2। अब देखिए दोनों पॉजिटिव ही आया है। ठीक है,
अगर सपोज दैट मान लेते हैं, अगर आयत की लंबाई 7 मीटर होगा, कितना होगा 7 मीटर, तो चौड़ाई क्या निकलेगा 4 मीटर। ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लें, क्योंकि लंबाई को x माने थे, x ही निकला है, अगर लंबाई फ्रेंड्स 2 मीटर होगा, लंबाई मान लीजिए 2 मीटर होगा, तो 2 - 3 क्या आएगा -1, जो कि चौड़ाई माइनस में आ जाता है और ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं हम लोग धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 24 किलोमीटर, चाल कितना है, अब देखिए रिलेटिव चाल निकालेंगे। जब धारा के प्रतिकूल चलेंगे हम लोग तो क्या होगा, स्पीड को माइनस करते हैं, ठीक है, 18 - x, फिर से समय निकालते हैं, दूरी बटे चाल। अब हम लोग क्या करते हैं, धारा के साथ साथ यानी कि धारा के अनुकूल चलते हैं, तो क्या लिखेंगे 18 + x, और यही दे रखा है आपका 1 घंटे अधिक लेते हैं, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1 दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि समझना ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या चीज़ गलती करते हैं, सो सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पर स्पीड माइनस में है, ठीक है, प्रतिकूल है, ये धारा के प्रतिकूल घट गया। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, दिख रहा फ्रेंड्स, तो इसको ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। स्पीड घट गया है तो इसको ज़्यादा समय लगेगा, और यहाँ स्पीड क्या है प्लस है तो इसको कम समय लगेगा। अगर इसको 10 घंटा लग रहा है और इसको 8 घंटा लग रहा है तो बड़ा वैल्यू तो इसी का होगा ना, तो इसीलिए इसको पहले लिखे हैं, इसको बाद में लिखे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम आपको फिर आगे एक बताएंगे, वहाँ पर और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में बाय ऑप्शन से चेक कीजिए, इसको सॉल्व करने और इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में वैल्यू पुट कीजिए। जैसे 6 वैल्यू पुट करते हैं, 6 वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पर 18 घटा 6 12 हो जाएगा, 18 + 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 और 24 घटा 1 दिख रहा है आपको। तो देखिए 2 घटा 1 बराबर 1 आ गया, यानी बैलेंस हो गया। तो जो धारा की चाल होगा वो क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर यानी विवेचक ज्ञात कीजिए। अब फिर मूलों की प्रकृति बताइए। देखिए विवेचक जो होता है फ्रेंड्स वो होता है d = b² - 4ac, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर b का वैल्यू कितना दे रखा है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 3। क्लियर है। 4 चौक 16 + 16 हो जाएगा, -4 दूना 8 8 तिया 24। क्या आएगा फ्रेंड्स -8, जो कि 0 से छोटा है। एक तो आंसर आपका -8 हो गया, इसका विवेचक डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। उसके बाद आपका नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मूलों की प्रकृति में 3 केसेस होते हैं। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, कोई वास्तविक मूल संभव नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है फ्रेंड्स। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। इसमें कोई वास्तविक मूल संभव नहीं होगा। इसमें 2 मूल होगा लेकिन दोनों क्या होगा वास्तविक और बराबर होगा। एक और थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स,
जब डी का वैल्यू इसमें टू इक्वल नहीं, टू डिफरेंट होगा, जीरो से बड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। और जब डी का वैल्यू जीरो से बराबर होगा, जीरो के बराबर फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स आर पॉसिबल, यानी वास्तविक और बराबर। ये तीनों आप याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर d का मान जीरो से छोटा आएगा तो कोई वास्तविक मूल्य संभव नहीं होगा, नेचर ऑफ रूट चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी में नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। अब इसका क्या होगा नेचर फ्रेंड्स, देखिए d का वैल्यू -8 आया यानी निगेटिव आया, तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य संभव नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है अगर d का मान जीरो से बड़ा आ गया यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो इसमें दो रूट्स होंगे, टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो रूट्स होंगे, दो वास्तविक मूल, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। जब d का वैल्यू जीरो के बराबर आएगा तो इसमें भी दो रूट्स होंगे वास्तविक, लेकिन दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विवेचक निकालिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। फ्रेंड्स अभी देखिए हम आपको बताए हैं, इसमें विवेचक इसका कैलकुलेट करेंगे तो d बराबर क्या होता है, विवेचक b² - 4ac, ठीक है। b का मान है -2 का स्क्वायर -4 इंटू a है 3 इंटू c है 1/3, ये कट गया, ये हो जाएगा +4 -4, क्या आ गया फ्रेंड्स, 0। अब देखिए d बराबर क्या आ गया, 0, तो इसका जो नेचर होगा क्या होगा, दो वास्तविक और समान मूल होगा आपका, ठीक है। टू इक्वल एंड रियल रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है फ्रेंड्स। दो बराबर होगा और वास्तविक तो होगा ही, लेकिन दोनों कैसा मूल निकलेगा, बराबर निकलेगा, वास्तविक और समान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो दो क्वेश्चंस और है, वो आप देख लीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको द्विघात समीकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हम समय निकालते हैं फ्रेंड्स। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्लियर है। तो देखिए दूरी कितना दे रखा है, 360 किलोमीटर। अब बटा चाल क्या दे रखा है, चाल हमने मान लिया x, ये घंटे, इतना घंटे समय लगा, ठीक है। अब फिर समझिए, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। फिर से समय निकालते हैं, दूरी बटे चाल, दूरी अब बटे चाल। अब जो इसका स्पीड है बढ़ गया, पहले x था, अब क्या हो गया फ्रेंड्स, x + 5, ये हो गया घंटे, ठीक है। अब देखिए इसका और इसका, इसी दोनों का डिफरेंस 1 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ सवाल यह खड़ा उठता है फ्रेंड्स कि स्टूडेंट कन्फ्यूज़न क्या करते हैं, अब किसको किस में घटाएं, इसमें इसको घटा के लिखें बराबर 1 करें, या इसमें इसको घटा कर लिखें बराबर 1 करें। ये कन्फ्यूज़न जो है ना, अगर आप मान लीजिए उल्टा घटा दीजिएगा तो आंसर निगेटिव में आ जाएगा। इसीलिए आप समझिए अच्छे से। देखिए पहले था x किलोमीटर प्रति घंटा चाल, बाद में बढ़ गया, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, टूर पे, और बाइक से जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बाइक से आप टूर पे जा रहे हैं। आपका जो स्पीड है बाइक का, वो हमने मान लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और किसी जगह पे आपको पहुंचने के लिए 8 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे, 8 घंटे। लेकिन आपने क्या किया, कुछ दूर के बाद, कुछ दूरी जाने के बाद आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपना स्पीड बढ़ा दिया। अब क्या हो गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बताइए, पहले 60 पे आप जब थे तो आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 घंटा समय लगा। जब आप अपना बाइक का स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो क्या 8 घंटा समय लगेगा? बिल्कुल नहीं, आप कुछ समय पहले पहुंच जाइएगा। मान लीजिए 6 घंटा में आप पहुंच गए, ठीक है।
देखिए बढ़ाने से पहले आपको 8 घंटा लग रहा था, लेकिन बढ़ाने के बाद 6 घंटा लग रहा है। किसमें ज़्यादा समय आपको लग रहा है? बढ़ाने से पहले। ये बड़ा वैल्यू है तो ग्रेटर वैल्यू हो गया, ये स्मॉलर वैल्यू है। इसीलिए बढ़ाने से पहले जो स्पीड था इसको ज़्यादा समय लग रहा है, तो ज़्यादा वैल्यू इसका बड़ा है, तो इसमें इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए ये पहले कितना समय लग रहा था इसको 360/x घंटा। अब जब स्पीड बढ़ा दिया तो इसको कम समय लगेगा भाई, कम समय लगेगा तो छोटा वैल्यू होगा, इसको ज़्यादा समय लग रहा है तो बड़ा वैल्यू होगा। तो हम क्या 360/x घटा 360/x + 5 = 1 लिखें। अब समझ में आया इसको यह चीज़ कि किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है घटाने के बाद, ठीक है। इसी को पहले क्यों लिखें? क्योंकि ये बड़ा वैल्यू आएगा, ये छोटा वैल्यू आएगा, इसीलिए ये पॉजिटिव बड़ा वाला वैल्यू पहले और इसको बाद में लिखे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व करना है तो इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू पुट कर दीजिए ऑप्शन से। मान लीजिए 40 किलोमीटर यहाँ रख देते हैं x के जगह पे, कट गया 4 × 36, 9 वैल्यू आया, यहाँ रखिए 40 × 5 = 45, 5 × 45, 5 × 7 = 5 दूनी 9 × 8 = 72, 9 घटा 8 कितना आएगा फ्रेंड्स? 1। दिख रहा है आपको? 9 घटा 8 = 1, 1 ही तो था, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? 40 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मोटर बोट वाला में भी आपको बताए थे कैसा क्वेश्चन आगे मिलेगा जहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप ध्यान रखें, जिसका ग्रेटर वैल्यू होगा उसको पहले, स्मॉलर वाले वैल्यू को बाद में लिख करके डिफरेंस के बराबर कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि अल्फा एवं बीटा किसी द्विघात समीकरण 4x² - 4x + 1 = 0 के मूल हो तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान बताइए। किसका मान कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स? अल्फा बटा बीटा प्लस एलसीएम ले लीजिए, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा स्क्वायर। a² + b² बराबर होता है फ्रेंड्स a + b का होल स्क्वायर -2 × a × b, ठीक है, हम बटा अल्फा × बीटा। क्लियर है फ्रेंड्स? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a, तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा 4/4, 1 आएगा इसका, 1 का स्क्वायर। देखिए -b/a होता है, -4 है यहाँ b का मान, तो 4/a का मान 4 है, तो 1 ही ना आएगा इसमें, ठीक है। -2 × अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? c/a 1/4, नीचे भी 1/4 आ जाएगा। 1 घटा 1/2 क्या बचेगा? 1/2, ठीक है। और उसका बटा कितना? 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 दूना 4। दिख रहा फ्रेंड्स? तो आंसर क्या आ गया? 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 15 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण kx x - 2 + 6 = 0 में k का मान निकालें यदि इसके बराबर मूल हों। kx x - 2 + 6 = 0, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। इक्वल रूट का क्या कंडीशन है फ्रेंड्स? नेचर क्या है उसका? d का वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 के बराबर। अगर किसी द्विघात समीकरण का 2 बराबर मूल है तो d बराबर क्या होता है? 0 होता है। d होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक, और ये होता है b² - 4ac बराबर 0। b का वैल्यू -2k, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 4 × a का वैल्यू क्या है? k, और c का वैल्यू है 6, तो 2 दूना 4, 4k² हो गया, -6 चौक 24 के बराबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसमें k कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन ले लीजिए, ठीक है। k - 6 = 0, यहाँ से 4k = 0 कीजिएगा तो k का मान आएगा 0, और यहाँ से k का मान 6 आएगा, 2 आया है, ठीक है।
लेकिन जब के का मान 0 रखिएगा तो इसको 0 बना देगा। तो जब ये 0 हो गया तो क्या द्विघात समीकरण रहा? नहीं रहा। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। के का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 6 पॉसिबल होगा, जो कि आपके ऑप्शन में किसी में भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।